हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवल पीसीएस। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। पढ़ाई शुरू करने का समय आ गया है। दिवाली एंजॉय कर लिया होगा आपने। वापस से गेट बैक टू स्टडी टेबल। एंड आज सुबह आपको एक टेस्ट मिला था बैच पे। एंड उसी टेस्ट का जो सॉल्यूशन है यहाँ मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्स बताने हैं। काफी पिछले बार काफी लोगों ने मार्क्स बताए थे। कुछ लोगों ने बताया था कि 102 बन पा रहा है, कुछ लोग के कम बन पा रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो आपने स्टार्ट किया ना पढ़ना। नवंबर में जब हम बैच को खत्म कर लेंगे, सब कुछ सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद सिलेक्शन शुरू होगा ना, जब हम रिवीजन में आएंगे। अभी आपको हर चीज को लेकर के ना एक क्या बोलते हैं, बेस बनाना है। जब आप बेस बना लोगे उसके बाद उस पर इमारत खड़ी की जाएगी 2 3 4 बार जब हम रिवीजन करेंगे। अभी ये पता नहीं है, कुछ हवा है कि एग्जाम का डेट आगे ही बढ़ेगा। अच्छा है अपने लिए, एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाए तो सॉरी ठीक है। दो पार्ट में हम इस वीडियो को लेके आएंगे। पहले पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर कर लेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा हेक्टिक भी नहीं करना ना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए बायोलॉजी से। ये बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट है। बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कंजर्वेशन इन इंडिया इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला चीज हमने मार्क कर लिया कि करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, जो कंफ्यूजन न हो हमें। द स्टेट गवर्नमेंट may declare may positivity an area as a national park, but boundaries changes need the national board of wildlife recommendation. बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल पार्क होता है ना, उसको डिक्लेयर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, बट उसका बाउंड्रीज जो है ना उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है। ऑल्टर करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए होता है। पहला स्टेटमेंट हो गया सही अपना। सेकंड पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, नेशनल पार्क शुड नॉट अलाउ एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन विजिटेशन। मतलब ये तो स्टाफ विजिटेशन भी तो ह्यूमन विजिटेशन, स्टाफ जो है वहां पे उनका विजिट जो भी है वो भी तो ह्यूमन विजिटेशन पे ही आ रहा है ना। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम मतलब नहीं पता है तो कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हो गया गलत, सेकंड गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज। सेंट्रल, स्टेट, लोकल। यहां से यहां जब हम जाएंगे, मतलब अपना फेडरल स्ट्रक्चर तो यही है ना, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, यही है ना। यहाँ से यहाँ बाईपास करके क्यों जाना है स्टेट को? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना होगा तो स्टेट से बातचीत करे कर लेगी डायरेक्टली। लोकल से क्यों करेगी? लोकल से कुछ करना तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना लोकल से, क्योंकि उसके सुपरविजन में लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। तो यहाँ सेंट्रल की जगह क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। जैसे ही थर्ड गलत हुआ, आंसर बन गया 1 and 4। इन बायोस्फीयर रिजर्व टूरिज्म इज प्रोहिबिटेड इन कोर एरिया। जो कोर एरिया है ना वहां पे टूरिज्म नहीं कर सकते आप, बट बफर जोन में और ट्रांजिशन जोन में कर सकते हो। बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा है। आंसर बन जाएगा अपना 1 and 4। पहला हो गया। सेकंड पे आते हैं। व्हाट आर व्हाट आर हाइसिंथ एंड लैंटाना? आपने इन्वायरमेंट जब पढ़ा होगा ना तो दो स्पीसीज का ये करंट में भी काफी चलते हैं। एक है वाटर हाइसिंथ एंड लैंटाना कमारा। ये सुना है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं जो कि काफी डोमिनेंट है इंडिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज दैट हिंडर द ग्रोथ ऑफ यूजफुल प्लांट्स। इसका आंसर बन जाएगा यही। अदर ऑप्शंस को देखें तो डेजर्ट एडेप्टेड स्पीसीज इंट्रोड्यूस टू स्टेबलाइज ड्यून्स। इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट, इसको आप नोट्स बना लेना। जो भी आपने 1 पेज रखा है ना बनाने के लिए, जो बाद में आप रिवाइज कर पाओ, जीएस के क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर पाओ आप। पीवाईक्यूज है, ये रिपीट भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। एंड जो प्लांट स्पीसीज इसमें यूज होती है ना, वो है एक, होती तो काफी सारी है बट एक काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप याद रखना, कैपेरिस डेसिडुआ।
कैपेरिस डेसिडुआ, ये डाउन टू अर्थ में भी आया था इसका नाम, इसीलिए इसको याद रखना। फर्टिलाइजर इनहैंसिंग क्रॉप्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसको क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं। जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को हम यूज करते हैं, जैसे अजोला को यूज करते हैं, राइजोबियम को यूज करते हैं, ठीक है, पल्सेस वालों में, तो ये हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर। चारों ऑप्शन निकल गए अपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोटेक्टिंग द होल इकोसिस्टम? होल इकोसिस्टम को मतलब उसी जगह पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इन सिटू कंजर्वेशन। अगर उसको कहीं और ले जाके कंजर्व कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स सिटू बोलेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है होल डिफरेंट थिंग है, एंड ऑफसाइट कंजर्वेशन भी, ये कुछ ना कुछ ये दोनों कनेक्टेड है। इन सिटू किसको बोलते हैं? जो वहीं पर, जैसे कि अब मान लो जंगल में शेर को कंजर्व किया जा रहा है, नेशनल पार्क बना दिया गया ना, तो इन सिटू आएगा, क्योंकि उसके ही जो हैबिटाट है उसी में उसको कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसके लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। आंसर बन गया अपना 3। व्हाट इज द नेम ऑफ तिबेतियन वाइल्ड एस दैट फाउंड इन हिमालयाज? इसको क्या करते हैं हम? इसको बोलते हैं कियांग, ठीक है। अगर तिबेतियन वाइल्ड एस पूछा है, इंडियन भी पूछ सकता है। इंडियन वाइल्ड एस को हम क्या बोलते हैं? घोरकार बोलते हैं ना। अगर पूछे ना इंडियन के बारे में तो इसको आपको मारना है घोरकार। भराल तो आपको पता ही होगा, ब्लू शिप बोलते हैं भराल को, और ये मिलता है हिमालय और सॉरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में। आइबेक्स भी वही होता है, भराल को आइबेक्स भी बोलते हैं, हिमालयन आइबेक्स। याक से 68 या 69 में आया था शायद, ये न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आया था। फसाई ने इसको खाने लायक मीट के लिए सर्टिफाई कर दिया था, इसका मीट भी खाया जा सकता है। What is the primary challenge faced by nation in conserving their biological wealth? ये एनसीईआरटी का उठाया हुआ लाइन ही है, इसको अगर ऐड कर देना तो इसके जगह पे इसको ऐड करके इज द प्राइमरी चैलेंज, ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में। तो क्या प्राइमरी चैलेंज आता है? डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में बैलेंस रखना। जैसे कि अगर डैम्स बनाने हैं तो काफी एरिया को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम अपना कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन जो है, जो ट्राइबल कंजर्वेशन सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं, जो जैसे ट्राइबल्स हैं तो कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी तो हम कंजर्व नहीं कर रहे ना, वहाँ पे उसको भी तो हैम्पर कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। जंगल काट रहे हैं हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को हम ये कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। तो बेसिक इशू यही होता है, कंफ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। बाकी ये सब तो बाद में आता है ना, इनसफिशिएंट फंडिंग ये बाद में आता है, साइंटिफिक नॉलेज नेक्स्ट थिंग है, ये सब नेक्स्ट थिंग है। प्राइमरी क्या है? कंफ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। What is the term used to describe species that are confined to a specific region and not found anywhere else? इसको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। इंडिया के कुछ एंडेमिक स्पीशीज का आप नाम बता सकते हो क्या? कमेंट डाउन करना। रॉयल बंगाल टाइगर है जैसे, बस इंडिया में मिलती है रॉयल बंगाल टाइगर। Which seed scientist works laid the foundation of green revolution? यहाँ देखो ग्लोबली लिखा हुआ है ना, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्लोबली किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्लोबली इनको कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन जी को। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी शायद लास्ट ईयर में मतलब आई थिंक दिसंबर लास्ट के लास्ट ईयर में इनकी डेथ हुई थी। एंड आपको बताना ये है कि एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है, करंट से रिलेट करके बताना है, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? वर्गीस कुरियन से हमें याद क्या आता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन से क्या आता है? मिल्क याद आता है। मिल्क से क्या आता है? जो अभी कोऑपरेटिव्स के लिए ये बना है, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स था ना, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बताया था। सब आपको रिलेट करके याद करना है। हो गया से जीके चड्डा जी एक बच गए ना, ये इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट है, एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है ना जो साउ, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये, फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है।
नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा बोरिंग लगता है मेरे को। आते हैं फेवरेट ज्योग्राफी पे। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021, पहला चीज इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 पे बात करी जा रही है। कुछ फैक्ट्स होंगे, करेक्ट बताना है उसको। ओडिशा contribute the 76% of national output, is the largest producer of bauxite, ये चीज सही है, largest producer of bauxite सही है, with key mining districts such as लोहरदगा and अमरकंटक। एक बात होगा 76% करता तो हमें पता होता ना कि मतलब जो मेजरली है ना 3/4 यहीं पे मिल रहा है, तो इतना मेजर चंक अगर रहता तो हमें पता होता वो नंबर। एक तो यहाँ पे गलत है क्योंकि पता नहीं है, तो थोड़ा सा तो लगेगा ना 30-40 25 to 55% का अगर कोई नंबर रहे ना तो आप उस पर भरोसा कर लेना। बट अगर नंबर उससे आगे जाए और अगर आपको पता ही नहीं है तो उस पर भरोसा मत करना उस नंबर पे। अगर यहाँ पे आप चूक गए, नहीं पकड़ पाए इसको, तो यहाँ पकड़ना लोहरदगा जो है ये झारखंड में है, ये एरिया झारखंड में है, उड़ीसा में नहीं। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड में आते हैं, बॉक्साइट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ लेटराइट रॉक्स, बिल्कुल सही बात है, एंड फाउंड इन रीजन्स विथ टर्शियरी फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है, महाराष्ट्र विथ ओवर 10% शेयर ऑफ नेशनल प्रोडक्शन इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। इन्होंने इस समय ये काफी न्यूज में था जब आया था रिपोर्ट, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था उड़ीसा, गुजरात एंड झारखंड टॉप 3 प्रोड्यूसर। तो यहाँ महाराष्ट्र कहाँ से आ गया? टॉप 3 में याद करते हैं, टॉप 3 में महाराष्ट्र नहीं था। आंसर 3 भी गलत हो जाएगा, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आंसर बन गया 2 एंड 4 अपना। फोर्थ स्टेटमेंट तो काफी प्यारा सा है, bauxite is used not only in production of aluminium but its alloys, sorry, bauxite is not used not only in production of aluminium but its alloys but also refractories। ये कह रहा है ना कि उसका यूज जो है ना वो डाइवर्स है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह पे यूज हो रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है और है भी ऐसा, ऐसा है कि बस एल्यूमिनियम में यूज होता है, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर बना 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, which of the following statement about the influence of physiography on climate of India, फिजियोग्राफी कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है? सारे ऑप्शंस देखेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर। हर एक को सब्सटेंशिएट कर लेते हैं। टेम्परेचर कैसे करेगी? मान लो फिजियोग्राफी में हमने पढ़ा था ना 6 फिजियोग्राफी डिवीजन इंडिया का, डिजर्ट्स को लेके चलते हैं। बालू है, जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा, तो वहां का जो लैंडफॉर्म है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना वहां के टेम्परेचर को। सुबह बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, थार डिजर्ट में आपने देखा होगा, और रात को बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर तो हो गया अपना। इसके बाद वेस्ट हम आते हैं रेनफॉल पे। वेस्टर्न घाट में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, यहाँ उसको वेस्टर्न घाट रोक लेती है, इधर बारिश करवा देती है जो विंडवर्ड साइड है, एंड जो लीवर्ड साइड है वहां पे बादल पहुंच नहीं पाते, तो रेनफॉल को भी तो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना कि यहाँ बारिश होगा और यहाँ बारिश नहीं होगा, तो रेनफॉल को भी फिजियोग्राफी ये कर रही है। विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर, इसको भी करिए, जैसे हमने कहा ना टेम्परेचर ज्यादा और कम होता है डेजर्ट में, सुबह ज्यादा हो गया, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और जहां लो प्रेशर डेवलप होगा विंड डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो चारों कर रही है, आंसर हो गया 1 सही हो गया, 1 सही हो गया, तो एक ऑप्शन अपना निकल गया। हाई ऑल्टीट्यूड्स एक्सपीरियंस वार्मर क्लाइमेट रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन इंक्लूडिंग पेनिनसुलर इंडिया। आपने कितने एग्जांपल्स हमने बात किए थे, ऊटी का बात किया था हमने हमने माउंट आबू का बात किया था। आसपास का रीजन माउंट आबू में गर्म है, बट माउंट आबू क्या है, हिल स्टेशन है, क्यों है, ऑल्टीट्यूड पे है। जो लैप्स रेट यही कहता है ना, जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, 6.5 डिग्री टेम्परेचर नीचे की तरफ चला जाता है, यही है लैप्स रेट। तो यहाँ तो लैप्स रेट का बिल्कुल उल्टा बात कर रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में। हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपीरियंस वार्मर क्लाइमेट, वार्मर नहीं ये कोल्डर क्लाइमेट होता है। आंसर बन गया 2 गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये तो पहले से ही गलत था, आंसर बन गया 1 एंड 4। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट कॉज हेवी रेनफॉल इन विंडवर्ड साइड ड्यू टू परपेंडिकुलर स्ट्राइक ऑफ, एक सेकेंड, वेस्टर्न घाट, अच्छा हाँ, ये सब कुछ सही कह रहा है कि वेस्टर्न घाट आता है, मानसून को डायरेक्शन देता है, बारिश करवाता है,
बट जो वेस्टर्न घाट में ये आ रहा है, इधर से जो ब्रांच आ रही है वो अरेबियन सी ब्रांच है ना, वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल ब्रांच तो इधर पे है। तो अब देखो यहाँ बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहीं से भी सही हो सकता है। आप एक आपने डायग्राम बना लिया होता तो ये आंसर आपका सही हो गया होता। आंसर हो गया इसका गलत, थर्ड भी गलत बन गया। लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट लाइज इन रेन शेडो जोन। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ बारिश करवा देता है विंडवर्ड साइड जो है, एंड ये जो लीवर्ड साइड है यहाँ पे बारिश नहीं होती है, नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है, आंसर बन गया 1 and 4। Which of the following statement is correct regarding the western coastal plain? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा? ये वाला कोस्टल प्लेन वेस्टर्न, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या पूछ रहा है देखते हैं। इट ग्रेजुअली वाइडेन्स फ्रॉम कच्छ टू कन्याकुमारी। यहां से लेकर के यूपीएससी तक ग्रेजुअली, स्टेडली, ये सब जो स्टेटमेंट आए ना, इस पे भरोसा मत करना। ये स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। मोस्टली का मतलब मोर देन 75% गलत होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होगा ना। कहीं पर एक बेंट ले लिया होगा, चौड़ा हो गया होगा, मतलब छोटा हो गया होगा। ये कह रहा है यहां से लेकर यहां तक जो प्लेन है ऐसा बढ़ रहा है, ये जो है ना ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। हो सकता है कहीं पे नहीं हो बढ़ा हुआ, वाइड 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 नहीं हो रहा हो, तो ये पे ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाएगा जहां पे होगा। सेकेंड ऑप्शन है द गुजरात प्लेन इज फॉर्म्ड बाय रिवर लाइक नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। बिल्कुल सही बात है, नर्मदा तापी आपने देखा था वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो गुजरात प्लेन को फॉर्म करती है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन है द एवरेज विड्थ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेसर देन दैट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बताओ, ये क्वेश्चन तो हर ही एग्जाम में आ रहा है, किसकी विड्थ ज्यादा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स इधर ही ड्रेन करती हैं, इधर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। डेल्टा कहाँ बनाएगी? बे ऑफ बंगाल में। एक और बात, क्यों बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि एक बेंट है, जो ये है ना, ये इधर साइड में झुका हुआ है, तो झुका हुआ है तो नेचुरल फ्लो जो बनेगा इधर ही बनेगा, ईस्टर्न साइड में। आंसर बन गया अपना 2 and 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज करेक्ट? द ईस्टर्न हिमालय, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट, जो इधर तो वेस्टर्न हिमालय छोटा सा जगह है, बट इधर का जो हिमालय है ना ईस्टर्न हिमालय, उसकी बात कर रहे हैं हम। द ईस्टर्न हिमालयन रीजन इंक्लूड्स वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू एल्पाइन। मान लिया कि थोड़ा ट्रॉपिकल होगा भी, एंड रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, है ना, हर टाइप का। क्योंकि रीजन देखो ना कितना बड़ा है, यहां से चालू होके यहां तक जा रहा है हिमालय, तो कहीं तो होगा ही, ट्रॉपिकल भी हो जाएगा कहीं पे दो नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी, तो हर टाइप का मिल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा रीजन ही है। वन हो गया बिल्कुल करेक्ट। सेकंड आते हैं द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन हैज ट्रॉपिकल एवरग्रीन vegetation in sub mountain area and dense deciduous in alpine area। कुछ नहीं करना है, एक बार बस इमेजिन करना है इस क्वेश्चन को। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो काराकोरम लद्दाख वाला है ना एरिया, उधर वाला एरिया, ग्रेटर हिमालय वाला एरिया, वहां पे बस ग्लेशियर्स हैं, सब कुछ है, ग्लेशियर है वहां पे। वहां वेजिटेशन क्या मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन बोल रहा है। और जो उसमें बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पानी लगता है, वैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे बर्फ है, ब्लिजर्ड्स चल रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है, तो यहाँ पे तो ये नहीं मिलता है। सेकेंड ऑप्शन हो गया गलत। द असम रीजन कंटेन्स रिच बैम्बू। असम मेघालय का जो रीजन है ना, उसमें बैम्बू बहुत ज्यादा मिलता है, एंड पाम वेजिटेशन, एंड हैज अ नीलगिरी टाइप ग्रासलैंड। नीलगिरी भी क्या है? हिल है, तो हिली ग्रासलैंड यहाँ पे मिलता है और वहां पे मिलता है, दोनों सही है। एट हायर एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है? द गैंगेटिक प्लेन एंड अरावली रीजन शो वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम। फिर बनाते हैं, यहाँ बन गया अपना कहीं अरावली, और यहां से लेकर यहाँ बन गया अपना पूरा गंगा प्लेन। कितना बड़ा एरिया है, सब कुछ मिल जाएगा ना। सेमी एरिड मिल जाएगा, जो बुंदेलखंड का एरिया हो गया, मॉइस्ट डेसिडुअस मिल जाएगा, झारखंड बिहार का एरिया जो हो गया, नीम, महुआ, जामुन, सब मिल जाएगा वहां पे, तो आंसर बन जाएगा 1, 3 and 4। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अरेबियन सी के कुछ आइलैंड्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कहाँ कहाँ है वो, किस स्टेट के नजदीक, मतलब क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में है किस स्टेट के। जो अरनाला है,
अर्नाला क्लास एक शिप भी है। अर्नाला जो है वो किसके प्रॉक्सिमिटी में है? महाराष्ट्र के। जो दीवार है, दीवार कहाँ पे है? अर्नाला हो गया महाराष्ट्र, दीवार हो गया गोवा, पिरम पिरम गुजरात है, एंड हॉग आइलैंड कहाँ पर है? कर्नाटका में। ए का 3, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 2। आंसर बन गया अपना डी, A3 B4 C का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस रिपोर्ट। ये कोई रिपोर्ट आई होगी 2022-23 की, उसके बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेट इरिगेटेड सोन एरिया। मैक्सिमम शेयर किसके पास होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा नदियां होंगी। पंजाब के पास कितनी नदियां हैं? 5 नदियां डायरेक्टली, ठीक है, इसके लिए इसको पंजाब भी बोलते हैं। आंसर बन जाएगा इसका पंजाब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, उसी के बारे में क्वेश्चन है। द साउथ अंडमान आर लार्जली फ्लैट लोलैंड्स। बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हो गया म्यांमार, म्यांमार, ये हो गया अपना हिमालय, हिमालयाज हो गया ये। हिमालयाज का एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे? अराकान योमा है, और अराकान योमा का एक्सटेंशन क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे हम साउथ जाएंगे वैसे वैसे और छोटा होता जाएगा ना पीक, और ऊपर से जो वहां पे बे ऑफ बंगाल है, पानी है, पानी का भी एक्शन होता रहेगा, तो उसको क्या करता है वो? इरोड कर करके फ्लैट कर देता है वो। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि साउथ में हाइट जैसे ही छोटा होगा, पानी उसको इरोड कर करके फ्लैट लोलैंड बना देगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है इसके लिए। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, यहाँ नंबरिंग नहीं करी गई है, ये हुआ स्टेटमेंट 1, ये हुआ स्टेटमेंट 2। द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ऑफ अंडमान। सही बात है, अंडमान है एंड देन निकोबार है। एंड इंक्लूड मेजर आइलैंड लाइक स्वराज आइलैंड एंड सुभाष आइलैंड। यहाँ पे इन्होंने गलत कह दिया, जो स्वराज एंड सुभाष आइलैंड है वो निकोबार में नहीं, अंडमान, साउथ अंडमान में पड़ता है ये, साउथ अंडमान। इसमें क्या है? स्वराज एंड सुभाष आइलैंड। ये दोनों आइलैंड किसमें? साउथ अंडमान में। यहाँ पे क्या कह रहा है? ये दोनों है निकोबार में। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, द नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान्स आर हाईली डाइसेक्टेड, फॉरेस्टेड एंड इंक्लूड एलिवेशन बिलो 750 मीटर्स। ठीक है, सही बात है, हाईली डाइसेक्टेड तो है ही, और एलिवेशन भी कम ही है। वो बोल रहा है ना कि एलिवेशन कम होता जा रहा है, तो एलिवेशन भी कम है। फोर्थ में आते हैं, अगर आपको थर्ड नहीं पता, इसको एक रख लो कि आपको ढंग से पता नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतना पता हो नहीं सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट सब कुछ क्लियर कर देगा। बैरन आइलैंड एंड नारकोंडम आइलैंड आर वॉल्केनिक आइलैंड एंड आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है, वॉल्केनिक आइलैंड है ये। एंड आर लोकेटेड साउथ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ये साउथ में है क्या? ये साउथ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर में है। ये चीजें तो पता होंगी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 4 जैसे ही हम गलत करेंगे अपना आंसर निकलेगा 1 एंड 3। आंसर हो गया सी, 1 एंड 3। कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के मिसिंग है, उनके आंसर्स मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर आप अपना 7 से लेके आई थिंक 34 क्वेश्चंस है, 7 से लेके 34 तक के आंसर आप मेरे को लिख के भेज देना, 8 9 10 करके, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। गुप्ता हमेशा से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुप्ता किंग्स की सीक्वेंस से पूछा है। तो सबसे पहले फाउंडर कौन है गुप्ता के? फाउंडर कौन है? श्री गुप्ता। तो श्री गुप्ता सबसे पहले आएंगे। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन यहीं पे बन गया श्री गुप्ता से सही। बट हम यहाँ पे देख लेंगे जो भी गुप्ता रूलर का क्रोनोलॉजी है। पहला हो जाएगा श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के बाद कौन आएंगे? इनके बेटे घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, इनके बच्चे समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त 2, इसके बाद कुमारगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त। मेजरली आपको इतना ही याद रखना है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त।
ये आप अगर याद रख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा गुप्ता क्रोनोलॉजी से। आंसर बन गया इसका डी, सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त टू। मिलाते हैं, देखो 3 4 1 2 है ना, 3 में कौन है? श्रीगुप्त सबसे पहला, सही बात है। इसके बाद कौन आएंगे? चंद्रगुप्त टू आएंगे क्या? चंद्रगुप्त टू दूसरे में आएंगे। कुमारगुप्त है तो कुमारगुप्त तीसरे में आएंगे। एंड स्कंदगुप्त होगा एक, स्कंदगुप्त चौथे में आएंगे। बन गया ना अपना आंसर? यहाँ से ही मैच कर आंसर बिल्कुल सही है, वैलिडेट भी कर लिया हमने। The larger Harappan cities were built according to precise plan and were separated by how many distinct parts? जो हड़प्पन सिटीज थी वो ऐसी ही थी ना, ऊपर वाले को हम बोलते थे सिटाडेल, नीचे वाले को लोअर टाउन, ऐसा ही था ना? ये तो हमने बेसिक पढ़ा है। तो यहाँ भी यही बात कर रहा था कि कितने मतलब पार्ट में सेपरेटेड था। किसमें था? दो पार्ट में। कुछ कुछ थे जो 3 पार्ट में सेपरेटेड थे, किसी किसी में सेपरेशन नहीं भी था। बट यहाँ पे मेजर की बात करी गई है कि मोस्टली क्या था। मोस्टली यही था कि 2 पार्ट में सेपरेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट इज उदरंगा? ये एंशियंट हिस्ट्री में काफी पूछता है, कोई एक टर्म दे देगा उसका मतलब पूछेगा आपको। ये भी गुप्ता सी क्वेश्चन है। उदरंगा क्या था? उदरंगा एक टैक्स था, इसको लैंड टैक्स कहते हैं। उदरंगा वॉज लैंड टैक्स। ठीक है, अगर टैक्स की बात करें तो एक दो और टैक्स देख लेते हैं जिनमें क्वेश्चंस काफी बार पूछता है। एक है हिरण्या, जो टैक्स कैश के रूप में लिया जाता है ना, कैश पे, उसको हम बोलते थे हिरण्या। और एक टैक्स पे क्वेश्चन आता है बिदक भोग, बिदक भोगा। ये क्या है? ये है इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन टैक्स। तो ये याद रखना, ये 2 3 चीज है। विच फॉरेन एम्बेसडर रोट इंडिका? यही पे क्वेश्चन बन गया। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। किसके मतलब किसके कोर्ट में आए थे वो? मुगल, सॉरी मौर्यन कोर्ट में आए थे। सॉरी मुगल, सॉरी मौर्यन कोर्ट में आए थे। फाइन किस में आए थे? चंद्रगुप्त टू में आए थे, मतलब गुप्ता कोर्ट में आए थे। डेमिकस और डायनेसिस किस में आए थे? बिम्बिसार, बिम्बिसार में आए थे। सब कुछ सही हो गया। नेक्स्ट मेगास्थनीज, ये क्वेश्चन पूछता है ना, मेगास्थनीज को भेजा किसने था? भेजा था सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। कहाँ भेजा था? मौर्यन कोर्ट में भेजा था। एंड उन्होंने क्या, उनका वर्क क्या है? इंडिका। इतनी चीजें याद रखना। विच गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कुमारगुप्त वन ने बनाई। 1198 में नालंदा का डिस्ट्रक्शन किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया, ये भी याद रख लो। हून इन्वेजन किसके टाइम पे? हूना इन्वेजन स्कंदगुप्त के टाइम पे। श्रीगुप्ता को गुप्ता का फाउंडर हम कर लेंगे। कुमारगुप्त बीच के रूलर है ये, बस इतना ही याद रखेंगे इससे। विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और रिजर्वायर्स कहाँ पे थे? ढोलावीरा में थे। और क्या थे यहाँ पे ढोलावीरा में? लार्ज स्टेडियम्स थे, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ कुछ लिखा हुआ था, वो भी कहाँ मिला था? ढोलावीरा में। आइलैंड कौन सा इससे रिलेटेड बताना? एक आइलैंड है जिसका नाम रहता है ढोलावीरा से रिलेटेड, ये बताना। कालीबंगन में क्या मिला था? बैंगल्स मिले थे, फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड मिले थे, ये भी हो गया। बनावली चलते हैं, बनावली में क्या मिला था मेरे को? बनावली मिला था वो हॉर्स का टेराकोटा फिगर मिला था ना बनावली में। और लोथल में क्या मिला था? लोथल तो डॉक सिटी है, डॉक यार्ड है लोथल। तो यहाँ पे जितना भी मतलब शिप उप का ये था ना छोटा छोटा मॉडल, सब वो सब मिला था लोथल में। 7 है आंसर इसका बन गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल वाज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा हाउसेज? क्या मतलब किससे वो बनाते थे कंस्ट्रक्शन? ब्रिक से। और जो ब्रिक है ना उसका रेशियो प्रोपोर्शन सेम होता था। कितना था वो? 1:2:4 अक्रॉस द, मतलब अलग अलग साइड्स थे ना, अक्रॉस द साइड्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलता था। जैसे ऐसा कोई ब्रिक है ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये अगर 1 है तो ये जो पार्ट होगा ये होगा 2, एंड ये जो लेंथ है ये होगा 4, इसके रिलेशन में।
तो इसी रेशियो में सारे वहां पे ब्रिक्स मिलते थे, जितने ब्रिक्स वहां मिले हैं। विच मटेरियल वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग ऑफ, ये क्या कह रहे हैं, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में, मतलब जो ये जो दीवार खड़ी हो रही है ना, इसमें ब्रिक्स यूज होते थे, बर्न्ट ब्रिक्स यूज होते थे। बट यहाँ जो फाउंडेशन खड़ी हो रही है ना, फाउंडेशन, नींव, नींव किससे रखी जाती थी, नींव रखी जाती है स्टोन से। क्यों? क्योंकि रिवर्स के किनारे होते थे ना, तो अगर रिवर्स ने कोर्स बदला तो कितना डिस्ट्रक्शन होगा, इसके लिए नींव जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए स्टोन्स का यूज करते थे ये। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का तो क्या ही यूज करेंगे। विच मौर्यन रूलर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड इज पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा जैसे हम पढ़ेंगे, हम आ जाएंगे अशोक पे। अशोक से और क्या याद करेंगे, कलिंगा वॉर याद करेंगे 261 बीसी में। और क्या याद करेंगे, रॉक एडिक्ट 13 याद करेंगे कलिंगा से, कलिंगा के बारे में लिखा हुआ है रॉक एडिक्ट 13 में। धम्मा किससे रिलेटेड, अशोका से रिलेटेड। और एक टेक्स्ट है दीपा वंसा, उसमें क्या दिया हुआ है, हाँ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो, कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। क्यों मारा था, थ्रोन को लेने के लिए, ऐसा दिया उसमें। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी सेम ही नाम है। कोई पूछे अगर एक क्वेश्चन बनता है वर्धना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो वो है पुष्यभूति डायनेस्टी, फाउंडर है उनके। एंड इसका कैपिटल कहाँ है, इसके दो कैपिटल है, थानेश्वर है, एक है कन्नौज। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले, दोनों में करेक्ट मारना अपने को। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द फर्स्ट मौर्यन किंग टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। लास्ट मौर्यन किंग कौन है, दशरथ। दशरथ लास्ट मौर्यन किंग है। हु रोड द बुक पंच सिद्धांतका। पंच सिद्धांत किसने लिखा है, वराहमिहिर ने। ये किसके टाइम पे थे, गुप्ता के टाइम पे थे वराहमिहिर। इसके अमर कोश, अमर सिम्हा याद कर लेते हैं हम। अमर कोश से अमर सिम्हा याद कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कुछ याद करें ना, एक किताब है वरुचि की, वो है प्राकृत प्राक्षा। ये मैच द फॉलोइंग आया था यूपीएससी में। प्राकृत 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 प्राक्षा जो है प्राकृत लैंग्वेज की वन ऑफ फाउंडिंग बुक्स है, मतलब सबसे पहली किताबों में से एक है ये। ठीक है, 12 क्वेश्चन इसके भी डन एंशिएंट के। अब आते हैं मेडिवल में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इन अरेंज द फॉलोइंग मुगल रूलर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेन। अकबर शाह टू, बहादुर शाह टू, शाह आलम टू एंड मोहम्मद शाह रंगीला। कुछ नहीं पता है तो ये तो पता है ना, बहादुर शाह टू, इन्हीं का नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल के लास्ट रूलर थे। इनको ये जब हार गए तो इनको बेटों को मार दिया, इनको रंगून एग्जाइल में भेज दिया गया, काफी खराब उसके बाद इनकी मौत हुई। तो अगर टू लास्ट में रहे तो भी ये गलत हो जाता है, आंसर निकल जाता है। बट हर जगह ये ट्रिक लगेगा नहीं, तो हम अपने को याद करना होगा। पहले 5 तो सबको याद होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इस पे भी क्वेश्चन बनता है औरंगजेब के टाइमलाइन पे। औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707 में हुई थी। ये 5-6 तो सबको याद है। अब नेक्स्ट कुछ की वालों को हम याद कर लेते हैं यहाँ पे। एक है फारूक सियार, 1713 से 1719। याद कैसे रहेंगे, क्योंकि 1717 में जो दस्तक दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसने दिया था, फारूक सियार ने दिया था। तो कुछ साल पहले से कुछ साल बाद तक होगा ये, तो 1713 से 1719 तक है ये। इसके बाद अगर हम देखें तो शाह आलम भी इंपॉर्टेंट है, 1707 से 1712 हो गया। शाहजहां टू, 19 से लेके 19 तक, काफी छोटा टाइम फ्रेम है इसका। मोहम्मद शाह, इन्हीं को हम बोलते हैं ना रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, हरकतें ऐसी थी कि इनको रंगीला कहा जाता है। 1719 से 1748 तक। आलमगीर, आलमगीर का टाइमलाइन क्या है, 1754 से 1759 तक। शाह आलम 3 भी हो गया, शाह आलम, शाहजहां 3, शाह आलम, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहजहां 4 नहीं। अकबर शाह, अकबर शाह 2 पूछता है, ये इसको लास्ट सेकंड में याद रखना। 1806 से 1837 एंड लास्ट कौन थे, बहादुर शाह जफर। इनकी मौत कहाँ हुई, रंगून में। इनको एक साइड भेज दिया गया था, क्यों, क्योंकि 1857 जो रिवॉल्ट था उसमें इन्होंने ही लीड किया था, सिंबॉलिक लीडर यही थे।
इसीलिए इनको सजा देते हुए इनके बेटे को मार दिया, इनको एग्जाइल कर दिया। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला इन सब में से है मोहम्मद शाह रंगीला 1748 के आसपास, 1948 रंगीला सबसे पहला में आ गया रंगीला। दूसरे में कौन आएगा? शाह आलम 2, यहां से मिला लेते हैं। शाह आलम 2 देख रहे हो, दो बारी थ्रोन पे रहा है। इसके नीचे शाह आलम 2, उसके बाद है अकबर शाह, लास्ट सेकेंड रूलर, थर्ड, एंड लास्ट रूलर कौन है? बहादुर शाह 2, बहादुर शाह जफर भी जिसको कहते हैं। बन गया। ऊपर से एक बार इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आता है मुगल क्रोनोलॉजी से। सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन दिल्ली? किसने खोजा था सैयद डायनेस्टी का? मतलब फाउंडर कौन थे? खिजर खान। कब था? 1414 ईस्वी में। बस 37 साल के लिए डायनेस्टी फ्लरिश कर पाई। 37 ईयर्स, 37 ईयर्स, 1414 से लेके 1451 तक, ये इनका टाइम फ्रेम था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कैलाश टेम्पल एट इलोरा वाज बिल्ट बाय whom? किसने बनाया था? कृष्णा वन ने, और वो है किसके? राष्ट्रकूटा के। हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट वाज अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस? अकबर की कौन सी पॉलिसी थी रिलीजियस टॉलरेंस पे? उस पॉलिसी का नाम था सूले कुल। और सूले कुल ईयर कई बार होता है ना, ईयर मैच करने देता है। सूले कुल कब अडॉप्ट किया गया? 1570 में। इसका मीनिंग क्या था? यूनिवर्सल पीस। मीनिंग अगर पूछे सूले कुल का, यूनिवर्सल पीस। दीन इलाही, ये टाइटल अकबर ने कब लिया था? 1582 में। याद रखना 1582 में। इक्ता तो पता है सबको, रिवेन्यू सिस्टम था। एंड जबत या फिर जब्ती सिस्टम, ये किसने डिजाइन किया था? टोडरमल ने। अकबर के नौरत्नों में से एक थे ना राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ये याद रखना। जब्ती से राजा टोडरमल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू पोस्ट गुप्ता पीरियड? गुप्ता के बाद वाले पीरियड की बात कर रहा है। द हुना इन्वेजन सिग्निफिकेंटली वीकेंड द गुप्ता एम्पायर एंड एक्सेलरेटेड इट्स डिक्लाइन। सही बात है। स्कंद गुप्ता ने जब हुना को हराया था, काफी मतलब वेव्स में आए थे ना हुना। हुना इन्वेजन एक ही बार नहीं हुआ था, काफी वेव्स में हुआ था। तो उससे क्या हुआ? जो स्टेट रिसोर्सेज थे वो डिप्लीट हो गए, एंड क्या हुआ? वीक हो गया। जो डायनेस्टी था वो वीक हो गया, एंड इसका डिक्लाइन हुआ। सबसे सही बात है ये। हर्षवर्धन एस्टेब्लिश इट्स कैपिटल एट कन्नौज एंड पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। ये भी बिल्कुल सही बात है। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था, एंड कन्नौज में उसकी क्या था? कैपिटल थे कन्नौज में। ये भी बिल्कुल सही बात है। द पल्लवाज इमर्ज्ड एज डोमिनेंट पावर इन ईस्टर्न इंडिया। पल्लवाज ईस्टर्न में थे या सदर्न इंडिया में थे? अभी बताओ। अगर आपने थोड़ा ही पता है तो ये बेसिक पता है कि ये सदर्न इंडियन एम्पायर था, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। आंसर बना अपना 1 एंड 2। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज एसोसिएटेड विथ मैतारका डायनेस्टी? मैतारका डायनेस्टी से एसोसिएटेड कौन सा रूलर है? मैतारका डायनेस्टी के बारे में अगर कुछ देखें तो ये किस रीजन में था? ये था गुजरात रीजन में। जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ ना, तो काफी छोटे छोटे डायनेस्टीज, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स आपस में इमर्ज कर गए। उसी में एक था मैतारका डायनेस्टी, और इसको फाउंड किसने किया था? भत्तारका ने। भत्तारका ने, मतलब इसके फाउंडर कौन थे? भत्तारका। रीजन अगर पूछे गुजरात। कौन सा रूलर से रिलेटेड है? रिलेटेड है उसे ध्रुव सेना, जिसको बाल आदित्य कहते हैं। बाल आदित्य इसका निकनेम है, जो टाइटल इसने लिया था बाल आदित्य का। अजात शत्रु का क्या टाइटल था? याद करते हैं। इसका था पितृहंता। पिता को मार दिया था ना थ्रोन के लिए, तो इसका था पितृहंता। पितृहंता टाइटल उसको। नरसिम्हा वर्मन, यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन है। किस डायनेस्टी से नरसिम्हा वर्मन? ये है पल्लवा से। पल्लवा डायनेस्टी से कौन? नरसिम्हा वर्मन। मिहिर कुला जो है ना, हून, जो गुप्ता वाला हुना है ना, उस हुना के फाउंडर कौन है? मिहिर कुला। फाउंडर नहीं, आई थिंक तोरमाना है फाउंडर। तोरमाना के बेटे हैं या फिर कुछ रिलेटेड है ये।
उसी से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है, पढ़ लेना आप। विच सूफी सेंट लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में कौन थे? इल्तुतमिश के टाइम पे कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। इन्होंने किया क्या था? शूरावर्दिया शूरावर्दिया ऑर्डर को, मतलब कि फाउंडर किया उन्हें बहाउद्दीन जकारिया। और ये अगर ये पूछे कि कहाँ पे शूरावर्दी जो ऑर्डर है उसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया था, तो बगदाद में। किसके कंटेम्परेरी है? तो इल्तुतमिश के। निजामुद्दीन औलिया जी को देख लें तो इसमें क्या बनेगा? ये तो मोहम्मद बिन तुगलक और घियासुद्दीन तुगलक के कंटेम्परेरी है। और आप बताओ निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पर है, किस स्टेट में अभी इंडिया में? सलीम चिश्ती को देख लें तो ये किसके कंटेम्परेरी है? अकबर ने जो एक सिटी बनाई ना, फतेहपुर सिकरी, वो इन्हीं को पैट्रोनेज, मतलब या फिर इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई थी। क्योंकि सलीम चिश्ती ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुमको एक बेटा होगा, वो तुम्हारा नेक्स्ट रूलर बनेगा जहांगीर के बारे में। वो सच हो गया तो काफी उससे इंट्रिग्ड हो गई है अकबर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नोन एज रुपया? कौन थे ये? शेरशाह सूरी थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था इन्होंने, ये भी याद रखना। हु बिल्ट द टूम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला? इसको हम बेबी ताज भी कहते हैं, बेबी ताज ऑफ इंडिया। किसने बनवाया था? ये नूर जहां जी ने। नूर जहां से एक और लिटिल फैक्ट है ना, कि मतलब इनके टाइम में रूल तो कोई और कर रहा था, बट बैकेंड से ये रूल को संभाल रही थी, ठीक है। और एक ग्रुप था एरिस्टोक्रेट्स का, एक ग्रुप इन्होंने बना के रखा था जिसको हम क्या कहते थे? जनता या फिर जुनता, जुनता ग्रुप बोलते थे। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, जुनता ग्रुप जो है किसका ब्रेन चाइल्ड था? जुनता ग्रुप, तो वो था नूरजहां का ब्रेन चाइल्ड। हु कंपोज द तमिल वर्जन ऑफ रामायणा अंडर द चोलास? तमिल वर्जन ऑफ रामायणा किसने किया है? कंबन ने। ये अगर पूछे कि पर्शियन में किसने किया था? बदयूनी। बदयूनी ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया, तमिल में किसने किया? कंबन ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी इन द बंगाल रीजन ऑफ इंडिया? पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन? गोपाला। उदांतापुरी किससे रिलेटेड? गोपाला से रिलेटेड, ठीक है। मिहिर कुला बात करी ली हमने। धर्मपाल से बात करेंगे तो कौन सी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आप मेरे को बताना। हु वाज द मुगल रूलर ड्यूरिंग बैटल ऑफ हल्दी घाटी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसे किसके बीच हुई थी? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जी के बीच में हुई थी। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। बट इनके जनरल्स कौन थे, इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है। अकबर की तरफ से कौन गए थे लड़ने? मानसिंह राजा मान सिंह जी गए थे। और महाराणा प्रताप के जनरल कौन थे? हकीम खान। हकीम खान थे इनके जनरल। अब हम बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ।